और कटारिया के बयान पर बयानबाजी शुरू हो गई। मुख्य सचेतक महेश जोशी का पलटवार हुआ। कैबिनेट फेरबदल की भविष्यवाणी पर वार किया गया। मुंगेरी लाल की तरह सपने देख रहे कटारिया, प्रदेश की जनता ने 5 साल के लिए चुना है। तो कटारिया के बयान के बाद ये बयानबाजी शुरू हुई। इस पर महेश जोशी मुख्य सचेतक का बयान भी सामने आया है। प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। इस बीच प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने एक बार फिर कहा है कि जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा प्रदेश में, उस दिन सरकार गिर जाएगी। हमारे साथ में मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो कटारिया जी ने जो एक बार फिर बयान दिया है, ये कहा है कि जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसी दिन सरकार गिर जाएगी, क्या कहेंगे? मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कटारिया जी आज तक जो बयान देते आए हैं, पहले उनके बयान को लोग गंभीरता से नहीं लेते थे, फिर उनके बयानों में हास्य पैदा होता था। अब लोग ये अपेक्षा करने लगे हैं कि कटारिया जी जो कुछ बोलेंगे वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जो आधारहीन होगा। तो मैं कटारिया जी के बयान के बारे में क्या कहूँ। कभी महाराणा प्रताप के खिलाफ बयान देते हैं, कभी अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान देते हैं, कभी माफ़ी मांगते हैं। उनके बयानों की कोई अहमियत नहीं है। उनके बयान को लोग सुनना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस की सरकार को राजस्थान की जनता ने 5 साल चुना है। डेमोक्रेसी में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि सरकारें गिरने की उम्मीद लगाई जा रही है। जनता सरकार इसलिए चुनती है कि सरकारें 5 साल जनता की सेवा करें। निर्णय गलत होते हैं, अगर काम गलत होता है तो जनता उस सरकार के खिलाफ भी होती है। काम अच्छे होते हैं तो उस सरकार के साथ भी होती है। लेकिन ये एक नया ट्रेंड चला है कि वो सरकार गिरने के सपने देखने लगे हैं। कटारिया जी, उनकी पार्टी के नेता, चाहे वो सतीश पूनिया जी हों, चाहे राजेंद्र राठौड़ जी हों, ये 3 आजकल छाए हुए हैं राजस्थान में, जिनको बयानवीर मानने लगे हैं लोग। सिर्फ बयान देना, सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत जी को टारगेट करना, इसके अलावा सरकार गिरने के सपने देखना। तो कटारिया जी के बयान पे मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने न तो पहले कभी पूरे हुए, क्योंकि उनका नाम ही ऐसा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और आगे भी ऐसे ये सपने पूरे नहीं होंगे। राजस्थान की सरकार को 5 साल के लिए कांग्रेस सरकार को चुना है जनता ने, और ये सरकार पूरे 5 साल जनता की सेवा करेगी। बेहतर होता कोई कोरोना प्रबंधन के बारे में सुझाव देते, बेहतर होता तीसरी लहर के बारे में सुझाव देते, बेहतर होता कोई विकास की योजना के बारे में बात करते, कोई बेहतर होता ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में बात करते। लेकिन इन सब बातों के बारे में बात करने की बजाय कटारिया जी जो बार बार ये कहते हैं, उनकी पार्टी के लोग बार बार ये कहते हैं कि सरकार गिरेगी गिरेगी, ये लोकतंत्र में कतई इसको उचित नहीं कहा जा सकता। मैं उनके बयान के बारे में, जैसा मैंने पहले कहा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और इधर सतीश पूनिया ने भी निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार, सरकार की सेहत खराब है। पूनिया ने कहा कोई डॉक्टर नहीं सेहत सुधार सकता, कांग्रेस आलाकमान कमजोर हो चुका है। सतीश पूनिया का गहलोत सरकार पर निशाना। कहा दुनिया कोई ज्योतिषी नहीं जो ये बता सके कि राजस्थान में उस तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार होगा, नहीं कोई डॉक्टर जो सुधार सके सरकार की सेहत। मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले कुछ हो सकता है, कांग्रेस का आलाकमान अब कमजोर हो चुका है। यह बयान है सतीश पूनिया का। सीधा सीधा गणितीय है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के और नेताओं के परिश्रम पे भरोसा है। दूसरा, ये अवसर कांग्रेस भी दे रही है कि उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, खासतौर पर बेरोजगार पूरे राजस्थान में आंदोलित हैं, कि जिस तरीके से एक संगठित नकल के तौर पर बहुत सारे नौजवानों का भविष्य अंधकार में किया अशोक गहलोत की सरकार ने। किसानों की कर्जा माफी, क्योंकि गांव के चुनाव हैं, गांव की सरकार के चुनाव हैं। कानून व्यवस्था ऐसी है कि न व्यक्ति पाताल में सुरक्षित है, न आकाश में, न जमीन पे, न गाड़ी पे, न घर में, न अस्पताल में, न स्कूल में। तो कुल मिलाकर ये सारे मुद्दे सरकार के खिलाफ होंगे। तीसरा मसला है, कांग्रेस खुद अंतर्कलह की शिकार है। जिस घर में इस तरीके से झगड़ा हो, तो मुझे लगता है कि जनता की निगाह में भी है कि वो अच्छी गवर्नेंस नहीं दे सकते। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी और अच्छी रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे। मुझे लगता है कि जनता हमारा साथ देगी। मेरे ख्याल से दुनिया में कोई ज्योतिष नहीं बना जो इनके मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीख बता दे। न कोई डॉक्टर मिलेगा इनको। तो
शायद बहुत सारे लोगों के सपने मुंगेरी लाल जैसे ही रहेंगे। बहुत लोगों ने सूट सिलवा लिए, तैयारी कर ली, तंत्र मंत्र पूजा पाठ सब कर लिया, लेकिन कांग्रेस के आलाकमान की कमजोरी और कांग्रेस की अंतर्कलह के कारण मंत्रिमंडल अभी लंबित है। अब कौन बनेगा करोड़पति की तरह कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कब 9 मन तेल होगा और कब राधा नाचेगी, इस मंत्रिमंडल का तभी कोई ठोर ठिकाना है नहीं। उससे पहले कुछ और हो सकता है। देश पहले हड़तालों के लिए बदनाम था, अब राजस्थान में चुनाव के लिए बदनाम है कि टुकड़ों टुकड़ों में जिस तरीके से चुनाव कराते हैं। और ये बहाना ठीक ही है, वैसे तो उनके लिए पहले कोरोना अवसर बन के आया था, अब चुनाव अवसर बन के आते हैं। गहलोत जी की कुर्सी कब तक सुरक्षित रहती है, ये प्रश्न है। दरियावत और वल्लभनगर की क्या तैयारी है, तारीखें आ चुकी हैं? पार्टी ने जमीनी स्तर की पूरी तैयारी कर ली है। वहाँ पे जो पार्टी का अपना चुनाव के मैनेजमेंट का जो मसला है उसको ठीक किया है। अभी जल्दी हम लोग पार्टी के सीनियर लीडर्स को वहाँ प्रभारी के तौर पे लगाएंगे, वो वहाँ सारी चर्चा करके और फिर उसके बाद निर्णय करेंगे। पंजाब में सियासी उठापटक पर सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब का संकट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अनुभवहीनता का परिणाम है। साथ ही उन्होंने कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी के कांग्रेस ज्वाइन करने पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग ज्यादा प्रिय लगने लगी है। हो सकता है कि उनकी इस अनुभवहीनता का परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी ताश के पत्तों की तरफ बिखर रही है। कभी कोई भाग रहा है, कभी कोई भाग रहा है, किसी को पकड़ करके ला रहे हैं। और अभी दिल्ली में तो हद हो गई। जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो उनके सबसे प्रिय नेता बन चुके हैं। कन्हैया जैसा आदमी जिसने देश के खिलाफ नारेबाजी की, टुकड़े टुकड़े गैंग जो आरोप लगाया, आज राहुल गांधी की उपस्थिति के अंदर उनको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी देशभक्तों की पार्टी नहीं होकर के देश के तोड़ने वाले लोगों की पार्टी हो चुकी है। इसलिए माननीय अमरिंदर सिंह जी का फैसला ठीक ही लगता है मुझे। और उपराष्ट्रपति का जोधपुर दौरा, वैज्ञानिकों को संबोधित किया। बाजरे की उन्नत फसल को लेकर वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई। कृषि के क्षेत्र में कादरी के प्रयासों की सराहना की। कादरी से रवाना हुए अब सर्किट हाउस के लिए। बीएसएफ कार्यक्रम में भी उपराष्ट्रपति शामिल हुए थे। तो तस्वीरें जोधपुर की, जहां पर वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति शामिल हुए। यहां पर उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ भी बात की। बाजरे की उन्नत किस्म को यहां पर पैदा करने के लिए वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई और अब वो यहां से रवाना हो गए सर्किट हाउस के लिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 3 दिनों के दौरे पर आज कोटा पहुंचे। कोटा पहुंचते बिरला ने कैंप दफ्तर में आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। लोकसभा अध्यक्ष का आज कई रक्तदान शिविरों में शामिल होने का कार्यक्रम है। समाज सेवी और भामाशाह कृष्ण बिरला की पुण्यतिथि पर आज शहर में जगह जगह रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ओम बिरला शुक्रवार रात को दिल्ली रवाना होंगे। उनके अभाव सुने, समस्याएं सुने, उनकी तकलीफ अभावों को दूर करें और उसी के साथ बुनियादी रूप से जो आवश्यकता है उसके विकास की योजना बनाएं। कोटा भी मेरा संसदीय क्षेत्र है, मेरा परिवार है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। मैं इस दायित्व को निभाऊंगा। मेरे पिताजी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 3 दिवसीय प्रवास पर कोटा में हैं और लोकसभा दफ्तर में आज उन्होंने आगमगढ़ गुरुद्वारे के जत्थेदार बाबा लखा सिंह स्पीकर से मिले। इस दौरान बाबा लखा सिंह ने स्पीकर बिरला को ग्वालियर आने का निमंत्रण भी दिया। ग्वालियर में 400वां प्रकाश वर्ष पर्व मनाया जा रहा है। राजधानी में आज से नो हॉकिंग अभियान की शुरुआत की गई। जेएलएन रोड स्थित ओटीएस चौराहे पर यह शुरुआत होगी। बेवजह हॉर्न बजाने वाले वाहनों पर एक पिंक स्लिप
लगाई जाएगी, जिस पर डू नॉट हॉन्क का मैसेज लिखा होगा। फिर वाहन चालक की काउंसलिंग होगी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने इस अभियान का आगाज किया है। तो एक और सौरभ हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। सौरभ, इसे एक बिल्कुल नया नवाचार कहा जाएगा, बहुत ही क्रिएटिव सोच राजस्थान पुलिस की, विदेशों में ऐसा होता है। अगर इसकी शुरुआत की जाती है, श्वेता को बुला लो। आ जाओ इधर आ जाओ। शुरू किया गया है इसके बारे में आज जो डीसीपी ट्रैफिक पुलिस और जयपुर पुलिस की तरफ से जो अभियान शुरू किया गया है, उसमें आपने देखा कि सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी जयपुर पुलिस का समर्थन किया है और मूल रूप से श्रीमान डीजीपी साहब श्री एमएल लाठर सर की तरफ से उनकी प्रेरणा से इस अभियान की शुरुआत की गई है। पूरी कार्ययोजना पुलिस कमिश्नर श्री आनंद श्रीवास्तव सर ने बनाई थी और उसको ज़मीन पर उतारने का काम हम लोग यहाँ मिलकर के कर रहे हैं। मुख्य तौर पे जो पूरा इसमें सोच है वो ये है कि जो संयम होना चाहिए यातायात में चलते वक्त अपने ऊपर, वो शायद हम लोग कहीं ना कहीं होते जा रहे हैं। हॉर्न का अनावश्यक बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। हर बार ऐसा लगता है, जैसे पहले हम लोग काउंसलिंग कर रहे थे, वो करते मेरे सामने एक टैक्सी था इसलिए मैं बजा रहा था। ऑब्वियसली टैक्सी वहाँ रुकने के लिए नहीं खड़ी है, उसको भी कहीं ना कहीं जाना है। अगर थोड़ा सा संयम और धैर्य रखें तो हर व्यक्ति अपने उद्देश्य की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ जाएगा। आप भी उसके पीछे पीछे जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों में बहुत ज़्यादा धैर्य का अभाव हो गया है। उसको रोकने के लिए हम लोगों ने नो हॉकिंग का अभियान शुरू किया है। इसमें आज हम लोग पिंक स्लिप काट रहे हैं, स्टिकर्स चिपका रहे हैं। कल हम लोग गणेश मंदिर पे इस कार्यक्रम करेंगे, परसों हम लोग जामा मस्जिद पे इस कार्यक्रम करेंगे और आगे लगातार 3 महीने तक ये जागरूकता कार्यक्रम चलेगा। तब तक हम कोई चालान नहीं काट रहे हैं, लेकिन 3 महीने के बाद इसमें 1000 का चालान भी काटा जाएगा। और जो साइलेंस जोन हमारे हैं उसमें भी अभी जो स्टडी हुई थी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, साइलेंस जोन में बहुत ज़्यादा साउंड पोल्यूशन है। साउंड पोल्यूशन को एयर पोल्यूशन में भी शामिल किया जा चुका है। उसमें 5 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना है। ये सारी चीजें, एक तो इसके दुष्प्रभाव, उसको हमें लोगों तक पहुंचाना है, और दूसरा जो इसके विधिक प्रावधान है, जो इसकी सजा है, उसको भी हमें लोगों तक पहुंचाना है, जिससे कि लोग स्वयं अपने ऊपर संयम रखें और हॉकिंग को तभी यूज करें, हॉर्न तभी बजाएं जबकि सामने वाले के जीवन को कोई खतरा उत्पन्न हो, जैसा कि एमवी एक्ट में बताया गया है। कितने पॉइंट बनाए गए हैं प्रारंभिक तौर पे? आज हम लोग 4 पॉइंट पे इस काम को कर रहे हैं, जिसमें से एक ये पॉइंट है, इसके अलावा 3 और पॉइंट है। आगे चल के इसको 10 पॉइंट पे करेंगे और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके उपस्थिति में ही करेंगे, जिससे कि इसका दुरुपयोग भी नहीं हो, और ये अभियान लगातार 3 महीनों तक चलेगा। फिल्म क्या है जो आप बोल रहे थे? एक फिल्म दिखाई जाएगी उनको वहाँ पे आपने जो यहाँ पे पहली फिल्म देखी थी, जिसमें कि हॉकिंग के बारे में विशेषज्ञों की पूरी बात बताई गई थी कि क्या क्या इसके स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जिसमें हमारे डीसीपी ट्रैफिक का भी मैसेज था। वो पूरी मूवी वहाँ पे उनको दिखाई जाएगी। उसके अलावा भी कोई क्वेरी होगी अगर, तो वहाँ पे हमारे विशेषज्ञ उसका भी जवाब देंगे। तांगा दौड़ पर लगी रोक के बावजूद कुछ लोगों ने गुपचुप तरीके से पाली जोधपुर 4 लेन पर तांगा दौड़ प्रतियोगिता करवा दी। इसमें पाली और जोधपुर के 4 घोड़े प्रति घंटा 80 की रफ्तार से हाईवे पर दौड़ते नजर आए। तांगों के इर्द गिर्द सैकड़ों लोगों के स्टंट और रूटिंग के बीच कोचवान अपने घोड़ों को आगे निकालने के लिए उन पर कोड़े बरसाते रहे। ओम बना से गाजनगढ़ टोल बूथ तक हुए रेस में घोड़ा तो बीच रास्ते में बेसुध होकर गिर पड़ा। दरअसल इस प्रतियोगिता में जीतने वाले घोड़े पर 51,000 रुपए की इनामी राशि रखी गई थी। खास बात यह है कि प्रतियोगिता पूरी होने के बाद भी पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों को प्रतियोगिता की भनक नहीं लगी, और यह अगर लगी तो वो चुप रहे। भारत में टीकाकरण अभियान जारी है। वैक्सीनेशन की गति में कोई ब्रेक ना लगे और इसकी रफ्तार में और तेजी लाई जा सके, इसके लिए जोर शोर से देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का पूरा फोकस जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल करना। यही वजह है कि सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि जो लोग शारीरिक रूप से टीका केंद्र तक आने में अक्षम हैं, उन्हें घर पर ही टीका लगाया जाएगा।
कोविड-19 वैक्सीनेशन की रफ्तार बेशक भारत में रफ्तार पकड़ चुकी है। शहरों से लेकर गांव तक हर रोज लाखों करोड़ों लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। जो लोग कुछ महीने पहले तक टीका लेने में आनाकानी करते दिखते थे, अब वो भी दूसरों को टीका लेने की नसीहत देते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो वैक्सीनेशन को लेकर अब लोगों की सोच बदल रही है और इसकी तस्दीक कर रही है टीका केंद्रों पर लोगों की उमड़ती भीड़। लेकिन तमाम उपलब्धियों के बावजूद शारीरिक रूप से अक्षम और दिव्यांग जनों का टीकाकरण अब भी सरकार के लिए एक चुनौती थी, जिसका आखिरकार केंद्र सरकार ने स्थायी समाधान कर दिया है, जिसके मद्देनजर ऐसे लोग जो शारीरिक मजबूरियों के चलते टीका केंद्र तक आने में सक्षम नहीं हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम उन्हें घर जाकर वैक्सीन का डोज देगी। हमने एसडीएम मैडम और कलेक्टर सर के निर्देशानुसार जो है उनको घर घर जा करके वैक्सीन लगाएंगे करके भी हमारा 7 दल बना हुआ है नगर पालिका में। भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हुए दुनिया के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने सेवा भावना और जीवटता की बदौलत इस अभियान को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाया भी है, जिसकी बदौलत आज देश भर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 83 करोड़ के पार हो चुका है। इस राह में जो थोड़ी बहुत मुश्किलें आ रही हैं, सरकार एक एक करके उसका समाधान ढूंढ रही है। दिव्यांगों के लिए डोर टू डोर वैक्सीनेशन का फैसला भी उन्हीं में से एक है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एनएम, नगर पालिका के कर्मचारी और शिक्षा विभाग के शिक्षक भी हैं। जाहिर है केंद्र सरकार देश में 100% वैक्सीनेशन को लेकर बेहद गंभीर है। यही वजह है कि चुनौती चाहे जैसी हो, सरकार हर मुसीबत का स्थायी हल लेकर आती है। उम्मीद है अगर वैक्सीनेशन की यही रफ्तार कायम रही तो भारत में कोरोना बीते वक्त की बात हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।